नमस्कार। इलेक्ट्रोहोमियोपैथी के इस विशेष एपिसोड में डॉक्टर रमाशंकर और उनकी यादें, इस क्रम में मैं बस्ती से डॉक्टर अनिल श्रीवास्तव एक बार फिर आपके बीच। हमारे अनेक विद्वान साथी इस बात पर तर्क वितर्क करते हैं कि डॉक्टर अनिल श्रीवास्तव बार बार ये कहते हैं कि डॉक्टर रमाशंकर जी ने उनको इलेक्ट्रोहोमियोपैथी की औषधियों की कार्यप्रणाली एंजाइम्स के समरूप बताई थी, जबकि इलेक्ट्रो कॉम्प्लेक्स होम्योपैथी के विद्वान ये कहते हैं कि इलेक्ट्रोहोमियोपैथी की औषधियां ऑड फोर्स हैं। हमारे कुछ साथी बायो इलेक्ट्रिकल एनर्जी का रूप बताते हैं। ये मान विज्ञान के आधार पे मैं इस बात से सहमत हूं कि जीवित कोशिकाएं जब अपनी फिजियोलॉजिकल एक्टिविटीज को मेंटेन करती हैं तो उनकी फिजियोलॉजिकल एक्टिविटीज में एंजाइम्स का एक अहम रोल होता है। मूल रूप से प्रोटीन होते हैं, लेकिन सभी प्रोटीन एंजाइम्स नहीं होते। सभी एंजाइम्स प्रोटीन होते हैं, लेकिन सभी प्रोटीन एंजाइम्स नहीं होते। ये बात वैज्ञानिक स्तर पर बॉटनिकल पॉइंट ऑफ व्यू से और बायोकेमिस्ट्री के आधार पे ये बात साबित हो चुकी है। अब प्रोटीन होने के कारण एंजाइम्स की सक्रियता जीवित कोशिकाओं में दिखाई पड़ती है। जो लोग ऑड फोर्स कहते हैं या जो लोग बायो इलेक्ट्रो एनर्जी की बात करते हैं कि औषधियों में है, हमेशा जीवित कोशिकाओं में ही बायोकेमिकल एनर्जी चलती है। ऑड फोर्स से तात्पर्य सिर्फ इतना कि आदि शक्ति सूर्य की रोशनी के रूप में पौधों को प्राप्त होती है और वो ऊर्जा विभिन्न प्रक्रमों में हरे पौधों में परिवर्तित होती है। परिवर्तित होने के बाद पौधे में ग्लूकोज बनता है। पौधा उस ग्लूकोज का उपयोग अपने लिए करता है। फिर यदि हम उस पौधे का उपयोग भोज्य पदार्थ के रूप में करते हैं तो हमको वो एनर्जी ट्रांसफर होती है। यहां पर तो हम इस बात को मान सकते हैं, लेकिन चूंकि ऑड फोर्स की थियरी 2300 वर्ष पुरानी हो चुकी थी और केवल जीवित कोशिकाओं में ऑड फोर्स की थियरी कुछ सीमा तक प्रायोगिक रूप में देखी गई थी, लेकिन जब हम उसका प्रयोग पौधे के विभिन्न अंगों का प्रयोग हम औषधि के रूप में करते हैं तो वहां पर ऑड फोर्स की थियरी को विज्ञान नकार देता है और विज्ञान इसको मान्यता नहीं देता। और जिस समय इलेक्ट्रोहोमियोपैथी की खोज हुई थी, ये आप सब जानते हैं कि मैटी जी हैनीमैन के अनुयायी थे, हैनीमैन के फॉलोअर थे। इस नाते उन्होंने बहुत से सिद्धांत हैनीमैन के अपनाए थे। जहां पर केमिकल एनालिसिस की बात है, वहां पर इलेक्ट्रोहोमियोपैथी की औषधियों में अति सूक्ष्म पदार्थ जो 0.001% के रूप में जीवित कोशिकाओं में अपनी सक्रियता उनकी सक्रियता दिखाई पड़ती है, तो ऐसी दशा में वो सूक्ष्म पदार्थ केमिकल एनालिसिस किया गया, वो ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक सब्सटेंस होते हैं। इस प्रकार के ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक सब्सटेंस जो अति सूक्ष्म मात्रा में क्रियाशील होते हैं, उन्हें जीवित कोशिकाओं में एंजाइम्स का रूप माना गया है। ये एंजाइम्स कुल मिलाकर के, पहले हम इस बात की चर्चा कर लें कि रमाशंकर जी ने एंजाइम्स के रूप में क्या कहा था। जो विज्ञान भी कहता है, आज के गूगल पर आप इसको सर्च भी कर सकते हैं
और जो लोग बीएससी या एमएससी या इंटरमीडिएट की केमिस्ट्री पढ़े हैं और बॉटनी पढ़े हैं, उन्हें एंजाइम्स की परिभाषा को बताने की आवश्यकता नहीं है। फिर भी मैं थोड़ा सा रिपीट कर देता हूं। रमाशंकर जी ने अपने आर्टिकल में लिखा है कि एंजाइम्स रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप एंजाइम्स में कोई परिवर्तन नहीं होता। उत्प्रेरक आमतौर पर रासायनिक अभिक्रिया की गति को त्वरित करते हैं। उत्प्रेरक के द्वारा संपन्न होने वाली क्रियाएं तेज या कम होती हैं, और अगर हम उत्प्रेरक को प्रयोग ना करें तो अभिक्रियाएं बहुत कठिनाई से होती हैं और कभी कभी अभिक्रियाएं बिल्कुल नहीं हो पाती। सजीव की जीवित कोशिकाएं अपने उत्प्रेरक या अपने कैटालिस्ट स्वयं बनाती हैं। ये उत्प्रेरक जटिल कार्बनिक पदार्थ होते हैं जिन्हें एंजाइम्स कहा जाता है। सभी एंजाइम्स प्रोटीन होते हैं, लेकिन सभी प्रोटीन एंजाइम नहीं होते। इनमें से कुछ पाचक एंजाइम्स हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम को कंट्रोल करते हैं, कुछ एंजाइम्स हमारे एक्सक्रीटरी सिस्टम को कंट्रोल करते हैं, कुछ एंजाइम्स हमारे नर्वस सिस्टम को कंट्रोल करते हैं, और कुछ एंजाइम्स हमारे बॉडी के स्टडी स्टेट में लाने के लिए सभी अंगों में कार्य करते हैं। कोशिकाओं के बाहर वाले एंजाइम्स को हम एक्सो एंजाइम्स कहते हैं, और लगभग सभी एक्सो एंजाइम्स की पहचान करके उनका नामकरण भी किया जा चुका है। ये विज्ञान में हमारे संजय लिख रहे हैं कि सर, आपसे एक सवाल है, ईएच में कुछ मेडिसिन के परिणाम अच्छे आते हैं और कुछ मेडिसिन के परिणाम आते ही नहीं हैं, क्यों? और एक सज्जन हमसे पूछ रहे हैं, प्रदीप मेशकर जी, कि सर जी नमस्कार, मेरा 7 साल का बच्चा है, आपको हमेशा सुनता है। आपके बच्चे में अगर ये गुण आ गया है तो मैं आपके बच्चे को अपनी शुभकामनाएं देता हूं, अपना आशीर्वाद देता हूं कि वो आगे एक अच्छा वैज्ञानिक बने, उसकी सोच और उसका मंथन आगे और ग्रेट हो। मेरी शुभकामनाएं हैं। संजय जी, कुछ दवाएं अच्छा काम करती हैं और कुछ दवाएं खराब काम करती हैं या नहीं काम करती हैं। इसका विश्लेषण आप किस आधार पर करते हैं, ये आपने नहीं लिखा। अगर कुछ दवाएं अच्छा काम कर रही हैं तो मेरा मानना यह है, एज ए प्रैक्टिशनर्स या अपने अनुभव से मैं इस बात को कह सकता हूं कि जिन दवाओं की क्वालिटी और क्वांटिटी दोनों मेंटेन है, वो दवाएं अच्छा काम करती हैं, और जिन दवाओं की क्वालिटी और क्वांटिटी में कहीं ना कहीं कोई ना कोई मिलावट है, या उनका रेशियो गड़बड़ है, या उनके बनाए जाने का तरीका, या बनाने वाले कंपनी के जो निर्माता हैं उन्होंने उसमें कोई खाना पूरी की है, केवल फॉर्मेलिटीज की है, इस नाते वो दवाएं काम नहीं कर रही। कुछ दवाओं के जो इंग्रेडिएंट हैं, जो भी इंग्रेडिएंट्स उसमें यूज किए जाते हैं, यानी सपोज कीजिए मान लीजिए यशोन उनका बहुत अच्छा है, तो यशोन में जो 9 पौधे प्रयोग किए जाते हैं, उन 9 पौधों के एक्सट्रैक्ट उनके पास रहे होंगे और उसको उन्होंने बड़े मन से बनाया होगा। लेकिन अगर आपको C6 का परिणाम अच्छा नहीं दिखाई पड़ रहा है तो हो सकता है C6 के जो इंग्रेडिएंट हो या जो उनके पौधे हों, उनके सारे के सारे माप तौल गड़बड़ रही हो, या उनके सारे पौधे उनको प्राप्त न रहे हो, केवल माफ कीजिएगा, चूंकि मौसम बहुत खराब चल रहा है हमारे यहाँ का, और लगातार मैं 3 दिन से पानी में भीग रहा हूँ, चूंकि कॉलेज की ड्यूटी भी करनी है और डिस्पेंसरी भी देखनी है, तो आने जाने में कितना भी रेनकोट का इस्तेमाल मैं कर रहा हूँ, लेकिन फिर भी शरीर को कहीं ना कहीं से पानी का असर शरीर पर आ रहा है। इस नाते ये खांसी का क्रम मेरा बीच में आपको डिस्टर्ब कर रहा है। तो संजय जी, मेरा कहना यह था कि मान लीजिए यशवन में अगर जो 9 पौधे मिलाए गए हैं, वो 9 पौधे दवा बनाने वाली निर्माता कंपनी के मैनेजिंग डायरेक्टर को प्राप्त हैं, लेकिन S6 अगर उनका काम नहीं करा तो S6 के पौधे या तो उनको सारे प्राप्त नहीं है, या तो अगर पौधे प्राप्त हैं तो उसका जो उन्होंने रेशियो बनाया है वो सही नहीं बनाया है। इस कारण से हो सकता है कि कुछ दवाएं जो निर्माता कंपनियों द्वारा ही कहीं गड़बड़ की जाती हैं, उनका रिजल्ट आपको अच्छा नहीं मिलता है, और जिनकी दवाइयां अच्छी बन जाती हैं उनका रिजल्ट आपको अच्छा मिलता है। इसीलिए यह प्रयास करना चाहिए कि निर्माता कंपनियों से इस बात का एश्योरेंस लेना चाहिए कि जो दवाएं उनकी काम नहीं करती हैं उसको उनको बैक करना चाहिए, और उनसे कहना चाहिए आप इसकी दूसरी दवा दीजिए, हम फिर चेक करेंगे। लक्ष्मी जी, आपका नमस्कार स्वीकार है, लेकिन मेरी आपसे नाराजगी है कि आप प्रतिदिन क्लास पर नहीं हैं।
आज आप कई दिन बाद दिखाई पड़ी हैं। और शंभुनाथ जी आप भी कई दिन बाद आए हैं। डॉक्टर विनोद श्रीवास्तव जी आप भी पिछले दिनों नहीं दिखे हैं। सचिन त्यागी जी जरूर इस समय लाइन पर हैं, आपका धन्यवाद है। संजय नहीं, ये विजय सेंगल जी हैं, नमस्कार आपका। राजकुमार भरद्वाज जी नमस्कार है। अवधेश शर्मा जी भी लाइन पर हैं। LM यादव जी भी लाइन पर हैं। अवधेश शर्मा जी लाइन पर हैं। प्रदीप जी का लेख मैं पढ़ चुका हूं। हमारे बहुत से साथी जो हैं, मैं जब बोल रहा था तो मैं उनका नाम नहीं पढ़ सका। अरुण कुमार श्रीवास्तव जी हैं, कौशिक जी हैं, डॉक्टर शशिकांत मैथपे जी हैं। आप सब पूरे मनोयोग से सुन रहे हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। तो मैं कह रहा था कि एंजाइम्स जीवित कोशिकाओं की कार्यप्रणाली को उत्प्रेरित करते हैं कैटलिस्ट के रूप में। और एंजाइम्स की जो क्रियाविधि है, ये पौधों के वनस्पति को, यानी पौधों के अंदर जो कोशिकाएं पाई जाती हैं, वो पौधे अपनी कोशिकाओं में एंजाइम स्वयं निर्मित करते हैं अपने उन कोशिकाओं के फिजियोलॉजिकल एक्टिविटीज को उत्प्रेरित करने के लिए। और जब हम उन पौधों की कोशिकाओं को औषधि के रूप में, एक्सट्रैक्ट के रूप में अपने शरीर में, मानव शरीर में प्रयोग कराते हैं, तो मानव शरीर के अंदर की जो कोशिकाएं हैं, उन कोशिकाओं में जिन एंजाइम्स की पूर्ति कम होती है, वहां जाके इसकी पूर्ति करते हैं। यहां पे एक बहुत बड़ा अहम सवाल कि मैटी जी ने एक एक औषधियों में अधिक पौधों का मिश्रण लिया, यानी मान लीजिए S1 में उन्होंने 9 पौधे मिलाए, तो क्यों मिलाए? या वेन1 में सबसे अधिक पौधे मिलाए गए, तो क्यों मिलाए गए? आमतौर से प्रति लीटर 160 ग्राम एंजाइम्स सक्रियता होती है, और इसको केमिकल एनालिसिस पर हम 0.001 ml पर लीटर इसके सांद्रण की आवश्यकता महसूस करते हैं एक एंजाइम्स की क्रियाशीलता को सही समझने के लिए। साहब अहमद जी आए हैं। सर जी आपको नमस्कार है, बेस्ट ऑफ लक। चलिए धन्यवाद आपको। तो जहां पर एंजाइम्स की सक्रियता 0.001% होती है, इतने सूक्ष्म मात्रा में ये हमारी कोशिकाओं के क्रियाओं को मोटिवेट करते हैं। अब जब ये मोटिवेट करते हैं तो इतने कम मात्रा में ये, चूंकि एक पौधे में, हर पौधे में एंजाइम्स की मात्रा अलग अलग कोशिकाओं के लिए अलग अलग निर्धारित है। जब हम एक दवा में कई पौधों को इकट्ठा करते हैं तो उन पौधों में संबंधित एंजाइम्स की सांद्रता हमारी जाकर के बढ़ जाती है। और जब एंजाइम्स की सांद्रता हमारी बढ़ जाती है तो उस दशा में हम एंजाइम्स की जो हमारे पास 0.001 की जो सांद्रता है पर लीटर में, वो हमको सही मात्रा में प्राप्त होती है। शायद इस बात का ज्ञान मैटी जी को होया था, इस नाते उन्होंने एक 10 का रेशियो का अनुपात लिया था कि हमारा लगभग परसेंटेज हर पौधे की दवाओं का एंजाइम्स में 10 के आसपास जाए। 9.9, 8.9, 7.9, एक अप्रोक्सीमेटली या लगभग 10 पर के आसपास जाता था। हम अपने मेट्रिया के अंत में और फार्मेसी के बीच में मैं इस बात का जिक्र कर रहा हूं कि औषधियों को मिलाने का जो रेशियो था वो ड्रग स्ट्रेंथ के आधार पर किस प्रकार था, इसकी मैं चर्चा कर रहा हूं। यहां पर सिर्फ इतनी मोटी बात आप समझें कि प्रत्येक एंजाइम्स की सांद्रता को अधिक बढ़ाने के लिए हमको अधिक पौधों की आवश्यकता पड़ती है। यानी हम एक निश्चित मात्रा में एंजाइम्स को शरीर के अंदर प्रवेश कराने के लिए हम उस निर्मित औषधि में संबंधित एंजाइम्स की सांद्रता को बढ़ाने के लिए कई पौधों की हमको आवश्यकता पड़ती है। और प्रत्येक पौधे में जो एंजाइम्स पाए जाते हैं उन सब का जो रेशियो बनता है, मान लीजिए S1 में हमने 9 पौधे मिलाए हैं तो 9 पौधों के जो एंजाइम्स हैं जब वो आपस में मिलते हैं तो उनकी सांद्रता बढ़ जाती है। और जिस सांद्रता की, जिस लेवल की आवश्यकता हमारे शरीर की कोशिकाओं को होती है, हम वहां तक उसको पहुंचा देते हैं। इसी कारण से एंजाइम्स ही एकमात्र वो विकल्प है औषधि के रूप में जो पौधों के कोशिकाओं से मानव की कोशिकाओं तक पहुंचाया जाता है। और जब ये एंजाइम्स हमारे शरीर की कोशिकाओं पहुंच जाते हैं, कल जैसा मैंने आपसे चर्चा किया था
कि हम कोशिकाओं के समूह को ठीक करते हैं। जब कोशिकाओं को ठीक कर ले जाते हैं, यानी कोशिकाओं के समूह को ठीक करने का तात्पर्य कोशिकाओं के कार्यों का संपादन, कोशिकाओं के कार्यों का सही सटीक फिजियोलॉजिकल एक्टिविटीज को कंट्रोल कर लेना। जब हम सेल्स की एक्टिविटीज को कंट्रोल कर लेते हैं तो हम टिश्यू की एक्टिविटीज को कंट्रोल कर देते हैं, और जब टिश्यू एक्टिविटीज कंट्रोल हो जाता है तो हम ऑर्गन्स की एक्टिविटीज को कंट्रोल कर लेते हैं, और जब ऑर्गन्स हमारा कंट्रोल में आ जाता है तो हमारी बॉडी अपने आप कंट्रोल में आ जाती है, अर्थात स्टडी स्टेट में आ जाती है। ये फार्मूला है इलेक्ट्रोहोम्योपैथी की औषधियों का शरीर पर त्वरित कार्य करने का। त्वरित कार्य करने में मैंने आपसे कहा था कि हमारे शरीर की तंत्रिकाओं में या नर्वस सिस्टम में 1/300 सेकंड में एफसीएस ईसीएफ जो होता है, एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड, जो नर्व के बाहर पाया जाता है, इसमें इलेक्ट्रॉन के दौड़ने की चलने की जो गति होती है वो 1/300 सेकंड पर मीटर होती है। तो 1/300 सेकंड में हमारे बॉडी के सारे लगभग 300 चक्कर इलेक्ट्रॉन लगा सकता है। तो जब हम एंजाइम्स के रूप में उन औषधियों को अपने जीभ पर लेते हैं या एलिमेंट्री कैनाल में हमारे आहार नाल में जाता है, तो हम पानी के माध्यम से, इलेक्ट्रोलाइट के माध्यम से उसमें हम एच आयन का जब एनालिसिस हमारे शरीर के अंदर होने लगता है तो इलेक्ट्रॉन अपने आप एच आयन पर चढ़ करके आगे बढ़ जाते हैं। ये बात हमने आपको पिछले कई लेसन में बताई है। यहाँ पर आज हम चर्चा कर रहे हैं रमाशंकर जी के एंजाइम्स थ्योरी की बात। तो एंजाइम्स के बारे में रासायनिक गुणों के आधार पे जो एंजाइम्स के गुण होते हैं उनमें देखिए क्या स्थिति होती है। राय साहब जी नमस्कार है, संदीप त्रिवेदी जी आपका भी नमस्कार है। पहला एंजाइम्स का जो गुण होता है, जिन अवक्रियाओं को ये संपादित करते हैं या कंट्रोल करते हैं, उन अवक्रियाओं पर ये अपनी कोई छाप नहीं छोड़ते, और अवक्रिया के बाद इनका आकार, इनका भार, इनका स्वरूप सेम रहता है, स्थिर रहता है, बाद में मैकेनिज्म के माध्यम से शरीर में एब्जॉर्ब कर लिए जाते हैं। दूसरा, इनका काम अति विशिष्ट होता है। एक एंजाइम्स आमतौर पर एक ही प्रकार के सबस्ट्रेट के साथ अपक्रिया करते हैं। इनके द्वारा संपन्न होने वाली क्रियाएं रिवर्सिबल होती हैं, अर्थात एंजाइम्स अगर कोई है, मान लीजिए कि हमने नाइट्रोजन और हाइड्रोजन को मिला करके अमोनिया बनाया है, तो जब हम उसमें एफई डालते हैं, हम आपको एक एंजाइम्स के बारे में थोड़ा सा डिटेल समझा दें। रमाशंकर जी ने इस बात को बहुत विस्तृत नहीं लिखा है, लेकिन मैं इसको थोड़ा सा और क्लेरिफाई कर दूं कि जैसे मान लीजिए N2 और H2, नाइट्रोजन और हाइड्रोजन आप मिला के अमोनिया बनाते हैं। नाइट्रोजन और हाइड्रोजन को मिलाने से अमोनिया तो बनना ही बनना है, लेकिन उसके बनने का समय निश्चित, कितनी देर में बनेगा। जब हम इस पर Fe आयरन को एक कैटालिस्ट के रूप में डालते हैं और नीचे मॉलिब्डेनम को हम और डालते हैं, जो हमारे कैटालिस्ट को भी उत्प्रेरित करता है, यानी कैटालिस्ट को उत्प्रेरित करने वाले जो उत्प्रेरक होते हैं उन्हें हम इनका को कैटालिस्ट मानते हैं। तो जब हम इस पर कोई बीच का नाइट्रोजन और हाइड्रोजन की क्रिया कराने के लिए NH3 बनाने के लिए जब हम इस पर मॉलिब्डेनम और फेरिक का प्रयोग करते हैं, आयरन का प्रयोग करते हैं, तो यह क्रिया तेज हो जाती है और जल्दी हो जाती है, और जब अमोनिया बन जाती है उसके बाद फेरिक और मॉलिब्डेनम जितना हमने डाला था उतना हमको पर्याप्त मात्रा मिल जाता है। ये केमिकल एनालिसिस में इस बात का प्रमाण दिया गया है कि एंजाइम्स कभी भी अपक्रिया में भाग नहीं लेते। अपक्रिया समाप्त करने के बाद वो स्वयं को अपने आप को फीडबैक मैकेनिज्म के द्वारा एब्जॉर्ब कर लेते हैं। तो ये रिवर्सिबल होते हैं। जब अमोनिया को फिर नाइट्रोजन और हाइड्रोजन में तोड़ना होगा, अलग अलग करना होगा, तो फिर एंजाइम्स वहां पर जाके एज ए कैटालिस्ट नाइट्रोजन को प्रेरित करेंगे कार्य करने के लिए, उसको तोड़ने के लिए। तो ये बात बिल्कुल क्लियर है कि एंजाइम्स हमारे हर फिजियोलॉजिकल एक्टिविटीज को रिवर्सिबल कैटालिस्ट के रूप में प्रयुक्त किए जाते हैं। एंजाइम्स हीट के प्रति अत्यधिक सेंसिटिव होते हैं। एक निश्चित तापमान पर इनकी सक्रियता उच्चतम या अधिकतम पाई जाती है। इसीलिए पौधों को हम लगभग 25 से 37 डिग्री या 40 डिग्री टेम्परेचर तक ही हम धूप, जो छत की धूप होती है, जब 40 डिग्री से ऊपर बढ़ने लगती है तो फिर हम इलेक्ट्रोहोम्योपैथी की औषधियों को बनाने में सक्षम नहीं हो पाते। और यही कारण है कि बार बार इस बात का प्रमाण दिया
जाता है। जो लोग लैब में पानी को खौला करके, भाप बना करके या कृत्रिम टेम्परेचर या आर्टिफिशियल टेम्परेचर दे करके लोग लिखते हैं कि 90 डिग्री तक या 100 डिग्री सेंटीग्रेड पानी में पौधों को गलाया जाता है, सड़ाया जाता है, फिर उनका एक्सट्रैक्ट बनाया जाता है, ये बात इलेक्ट्रोहोम्योपैथी के सिद्धांत के बिल्कुल विपरीत है। मैं इस बात को बहुत क्लियर कट आपसे कह दूं और आप इस बात को समझने का प्रयास करें कि एंजाइम्स की प्रतिक्रिया 40 डिग्री सेंटीग्रेड से ऊपर डेड हो जाती है। और अगर इलेक्ट्रोहोम्योपैथी का कोई निर्माता ये कहता है कि उसकी दवाएं बहुत अच्छी काम करती हैं, तो निश्चित रूप से उसकी दवाओं में एंजाइम्स होगा, और अगर एंजाइम्स उसकी दवाओं में है तो फिर 40 डिग्री से अधिक टेम्परेचर पर बनाई जाने वाली इलेक्ट्रोहोम्योपैथी की दवा उसकी नहीं होगी, फिर वो 40 डिग्री के नीचे ही होगी। और चूंकि सूर्य का प्रकाश जो प्राकृतिक रूप से हमको सुबह 11 बजे तक का प्राप्त होता है, 11 से 12 बजे के आसपास 40 डिग्री का टेम्परेचर आमतौर से हो जाता है, जाड़े में उतना टेम्परेचर नहीं हो पाता है। साथ ही इलेक्ट्रोहोम्योपैथी की औषधियाँ प्राकृतिक या नेचुरल टेम्परेचर पर जाड़े में थोड़ा देर में बनती हैं, बरसात में थोड़ा और दिक्कत होती है। हम सही समय इलेक्ट्रोहोम्योपैथी की औषधियों को बनाने का फरवरी से लेकर के अक्टूबर तक ज़्यादा इनका बनाने का एक बहुत अच्छा सीजन होता है। उसके बाद और उसके पहले इलेक्ट्रोहोम्योपैथी की औषधियों को बनाने में हमको थोड़ा सा टाइम ज़्यादा लेना पड़ता है, टाइम टेकिंग प्रोसेस हो जाता है, इसीलिए ये लंबा प्रोसेस है। इस नाते सभी दवाइयाँ बनाने के लिए सक्षम नहीं हो पाते हैं। अरुण श्रीवास्तव जी लिख रहे हैं, बहुत ही उम्दा जानकारी आप दे रहे हैं, धन्यवाद। राजकुमार सिंह जी पहली बार हमसे मिल रहे हैं, नमस्कार आपका। सुभाष कुलवन जी हैं, बीएल साहू जी हैं, मोहम्मद अफजल अंसारी जी भी आ चुके हैं, सौरभ साहू जी नमस्कार, विजेंद्र सिंह जी भी हैं, कैलाश चंद्र जी, गुरदर्शन लाल जी भी आ चुके हैं, नमस्कार। महेंद्र कुमार शर्मा जी, शरद रावत जी आप बहुत दिन बाद दिखाई पड़ रहे हैं, आप बीच में कहाँ गायब थे? चलिए, आपने लिखा है कि आपका एंजाइम थ्योरी का कॉन्सेप्ट बहुत सटीक है, मैं आपका आभार व्यक्त करता हूं। आप जैसे लोग अगर इस बात को समझ रहे हैं तो मेरा कहना सार्थक हुआ। एंजाइम्स की जो अगली विधि है उसके गुण की, एंजाइम्स कोलाइडर पदार्थ होते हैं, ये कोलाइड्स होते हैं जिनमें अधिकतम प्रोटीन युक्त कंपाउंड होते हैं और इलेक्ट्रोलाइट केमिकल के उपस्थिति में एंजाइम सक्रिय हो जाते हैं। जिन केमिकल कंपाउंड्स का आयनाइजेशन होता है उन्हें इलेक्ट्रोलाइट कहते हैं। सभी खनिज लवण इलेक्ट्रोलाइट हैं और इलेक्ट्रोहोम्योपैथी का इलेक्ट्रो शब्द इसी का परिचायक है। रमाशंकर जी ने इस बात को बिल्कुल क्लियर किया था कि इलेक्ट्रोलाइट से इलेक्ट्रो शब्द का इस्तेमाल किया जाता है, चूंकि ये कोलाइड्स हैं एंजाइम्स, और एंजाइम्स के कोलाइड में इलेक्ट्रोलाइट का एक विशेष रोल होता है। जिन्होंने कोलाइड्स के गुणों को पढ़ा है, मैं फिर इसका एक क्लास ले लूंगा आपका कोलाइड्स पर, जिस बात को क्लियर कर दूंगा कि इलेक्ट्रोलाइट्स कैसे बनते हैं। एंजाइम्स आपस में कोई प्रतिक्रिया नहीं करते, ये बहुत खास बात है एंजाइम्स की। जैसे सपोज किए कि यशवन में 9 पौधे मिले हैं, 9 पौधों के अलग अलग एंजाइम्स हैं, लेकिन वो आपस में कभी क्रिया नहीं करेंगे, यानी सारे एंजाइम्स अपने अपने कार्यों को करने के लिए स्वतंत्र हैं। इस नाते हम कई पौधों को आपस में मिला लेते हैं, क्योंकि एंजाइम्स एक दूसरे में मिलते नहीं हैं, न एक दूसरे पर कोई उनका क्या कहते हैं कि कोई एग्रावेशन या कोई एक्स्ट्रा फंक्शन दिखाई पड़ता है। इस कारण हम एक औषधि में कई पौधे मिला लेते हैं, और ये सफल प्रयोग केवल इलेक्ट्रोहोम्योपैथी ने किया है। इलेक्ट्रोहोम्योपैथी में मैटी जी ने किया, अर्थात इलेक्ट्रोहोम्योपैथी में ही किया गया। अन्य चिकित्सा पद्धतियों ने विभिन्न पौधों को मिलाने की जहमत नहीं उठाई। हम नाम नहीं लेंगे चिकित्सा पद्धतियों का। मैं गया था अभी कुछ दिन पहले, हालांकि मैंने अपने एक लेक्चर में इस बात की चर्चा की थी और मैं फिर इस बात की चर्चा कर दूं कि उत्तर प्रदेश सरकार के एक इलेक्ट्रोहोम्योपैथिक कमेटी की मीटिंग थी, जहां पे इलेक्ट्रोहोम्योपैथी के मान्यता से संबंधित कुछ चर्चाएं होनी थी, और संयोग से मुझे भी आमंत्रित किया गया। मैं उस कमेटी की बैठक में गया। वहां पे उत्तर प्रदेश के होम्योपैथिक डायरेक्टर बैठे थे और उनका सवाल हुआ कि डॉक्टर अनिल, आप लोगों ने हमारे होम्योपैथी के पौधों को, हमारे होम्योपैथी की औषधियों को चुरा लिया है और आपने इलेक्ट्रोहोम्योपैथी का नाम दे दिया। मैंने उनसे पूछा
कि माननीय डायरेक्टर साहब आप ये बताने का कष्ट करें कि हमने आपके होम्योपैथी के किस औषधि को चुरा लिया। तो उन्होंने कहा कि आपके यहाँ एट्रोपा बेलोडोना है? हमने कहा हाँ है। बोले आपके यहाँ अर्निका मोंटा है? हमने कहा है। बोले एग्रिकस आपके यहाँ है? हमने कहा बिल्कुल है। तो बोले फिर बचा क्या? आपने मेरे सारे औषधियाँ तो मेरी ही ली हैं। तो मुझे हंसी आ गई। मैंने उनसे कहा कि आप ये बताएं कि आपकी बेसिक क्वालिफिकेशन क्या है। आज आप जिस पद पर बैठे हुए हैं, इस पद पर आने के लिए मैं समझता हूं कि उस समय आप इंटरमीडिएट के पढ़े रहे होंगे और आपने बीएचएमएस किया होगा। उस समय बीएमएस होता था, बीएमएस आपने किया होगा और बीएचएमएस तो आप सरकार ने जब से इसको अपने कस्टडी में लिया तब से उसने इसकी डिग्री बदली। तो जब आप इंटरमीडिएट थे तो आपको ये बताया गया था कि बेलेडोना होता है, और आज आप जब कुर्सी पर बैठे हैं तो आप कह रहे हैं बेलेडोना एक दवा होती है। मुझे हंसी आई इस बात की। और स्वास्थ्य सचिव जो आईएएस कैडर के थे वो मुस्कुराने लगे। मैंने कहा डायरेक्टर साहब मुझे यही बताइए कि एट्रोपा पौधा है, अर्निका मोंटाना पौधा है या दवा है? पहले ये बात क्लियर कर लें। अगर ये दवा है तो फिर इसके नाम के पौधे कैसे पाए जाते हैं? और अगर ये दवा है तो आप इसको कहां से प्राप्त करते हैं? और अगर आप ये मानते हैं कि ये पौधा है तो इस पौधे का उपयोग आपने अपने लिए दवा का प्रयोग किया और हमने तमाम पौधों को मिलाकर के अपनी एक दवा बनाई है, तो हमने कहां से चोरी किया? तो उन्होंने कहा आपने एक दवाओं में इतने पौधे मिलाने का आपका तात्पर्य क्या था? मैंने कहा मैं सक्षम था, मैं का मतलब मेरी पैथी सक्षम थी। तो इलेक्ट्रोहोम्योपैथी के निर्माणकर्ता ने, मैटी जी ने, एक औषध के निर्माण के लिए कई पौधों का प्रयोग किया। आपके निर्माता ने, आपके हैनीमैन साहब ने एक पौधे से एक दवा बनाई, हमने 10 पौधों को मिला के एक दवा बनाई। पौधे तो वही थे, पौधे पहले भी थे, पौधे बाद में भी थे। पौधे मैटी जी ने तो खोजा नहीं, मैटी जी ने उन्हीं पौधों का प्रयोग किया जो पौधे पहले से उपलब्ध थे। केवल इन्होंने उन पौधों के एक्सट्रैक्ट को प्राप्त करने की अपनी एक अलग विधि अपनाई और उस विधि से 40 डिग्री टेम्परेचर पर उन दवाओं का एक्सट्रैक्ट निकाला, क्योंकि एंजाइम्स 40 डिग्री से अधिक पर कार्य करते ही नहीं थे। हमारे पंजाब के विद्वान डॉक्टर हैं, नाम नहीं लूंगा, सरदार जी हैं, उन्होंने एक बार मुझसे एक सीएमई में हमारी उनसे मुलाकात हो गई और बड़ी बहस हुई। उन्होंने कहा कि आप बार बार एंजाइम थ्योरी की बात करते हो, एंजाइम से एक निश्चित टेम्परेचर पर जाके कार्य नहीं करते। मैंने कहा बिल्कुल नहीं करते हैं। तो कहे कि 98 डिग्री पर और 90 डिग्री पर इसकी दवाएं बनाई जाती तो एंजाइम्स आपके डेड हो जाते होंगे। मैंने कहा बिल्कुल डेड हो जाएंगे। तो कहें फिर आप साबित क्या करना चाहते हैं? मैंने कहा साबित मैं ये करना चाहता हूं कि 40 डिग्री से ऊपर के टेम्परेचर पर जो लोग दवा बनाने का नाटक करते हैं वो इलेक्ट्रोहोम्योपैथिक दवा नहीं बनाते हैं, वो इलेक्ट्रो कॉम्प्लेक्स होम्योपैथी की कोई अन्य पद्धति की, अन्य चिकित्सा प्रणाली की तरह करके कोई अन्य प्रोसेस अपना करके कोई अन्य दवा उपलब्ध करा देते हैं। इलेक्ट्रो होम्योपैथी की दवा अगर बन रही है तो 40 डिग्री टेम्परेचर से अधिक का उसका कोई प्रोसेस मैटी जी ने बनाया ही नहीं था। तो वो चुप हो गए। फिर उन्होंने इस बात को स्वीकार किया कि हाँ, यहां पर यह बात तर्क संगत है और वही बात एंजाइम थ्योरी पर आज भी लागू है। शरद रावत जी लिख रहे हैं मेरे वृद्ध पिताजी हॉस्पिटल में आईसीयू में है सर जी। ओ सॉरी शरद जी, क्षमा चाहूंगा मैं आपसे, मैं अपने शब्द वापस लेता हूं। पहले पिताजी का स्वास्थ्य आप देखें, हमारी आपकी तो मुलाकात होती रहेगी। इस नाते मैं सबसे पहले जिम्मेदार व्यक्ति होने के नाते मैं इस बात से आपसे बहुत प्रसन्न हूं कि आप अपने वृद्ध पिता की सेवा में लगे हैं। ईश्वर करे कि वो जल्दी स्वस्थ हों, मेरी पूर्ण कामनाएं उनके साथ हैं। और बोन फ्रैक्चर आप लिख रहे हैं तो कृपया आप उनको केयर करें उनके साथ। तो एंजाइम्स आपस में प्रतिक्रिया नहीं करते, इस नाते हम कई पौधों को एक साथ मिला लेते हैं। ये अत्यधिक प्रभावशाली भी होते हैं और अल्प मात्रा में अल्प अवधि पे ये बहुत अच्छे प्रतिकारक या रिएक्टर होते हैं। ये एंजाइम थ्योरी में और एक एंजाइम्स पर पीएच मान, एंजाइम्स एक निश्चित पीएच मान पर काम करते हैं। इनकी अधिक अम्लता और अधिक क्षारीयता दोनों ही इनके लिए गड़बड़ होती है। इस नाते जो इनका एक्टिवेटिव रेट है वो एक मानक पर है, जहां पर हम पीएच मान के एक निश्चित बिंदु पर हम इनको लगभग 3 से 4 और 7 से ऊपर हम इनको नहीं जाने देते हैं। तो इस प्रकार हम ये स्पष्ट कर सकते हैं कि जो पौधों के एक्सट्रैक्ट होते हैं उनके अंदर एंजाइम्स उपस्थित होते हैं और उस एंजाइम्स का प्रयोग हम अत्यधिक टेम्परेचर पर नहीं कर सकते, यानी अत्यधिक हीट करने पे वो एंजाइम्स डेड हो जाते हैं। इस नाते हम 40 डिग्री के नीचे हम इलेक्ट्रोहोम्योपैथी के पौधों से एक्सट्रैक्ट प्राप्त करके उनको औषध के रूप में उपयोग करते हैं। ये बहुत महत्वपूर्ण लंबी बातें
एंजाइम्स के बारे में डॉक्टर रमाशंकर जी ने हम लोगों से चर्चा की थी और मैंने इसको कलमबद्ध किया। आज जो मैं आपसे पढ़ के सुना रहा हूँ, ये कुछ लाइनें ये मेरी अपनी लिखी जा रही पुस्तक की हैं जो मैंने आप तक शेयर किया। रमाशंकर जी से जो मेरी आम चर्चा होती थी, वो मैं नोटबुक भी बनाता था, उस नोटबुक के माध्यम से भी मैं कुछ बातों को निकाल करके अपनी इस नई पुस्तक में ला रहा हूँ। तो फिलहाल चूंकि समय भी मैं देख रहा हूँ, आधे घंटे से हमारी आपकी वार्ता चल रही है। आप सब साथी इस समय जो लाइन पर हैं, नाम ऐसा नहीं पढ़ पाया, मुझे खेद है, क्योंकि नाम आके लगभग इस समय आज पहली बार मैंने अर्धशतक से आगे पार किया है, जो हमको इस समय ऑनलाइन देख रहे हैं। लाइव में इस समय हमारे पास लगभग 74 लोग लाइव पर एक साथ दिखाई पड़ रहे हैं और मैं सभी के नाम नहीं पढ़ सकता, लेकिन सबका आभार व्यक्त करता हूँ। ये आवास काजी जी अभी आए हैं, मुकेश खुंट जी आ चुके हैं, दीपक शर्मा जी आ चुके हैं और ऊपर से हमारे बहुत से साथी आए हैं। अब मैं उनको बैक करके अगर देखना चाहूंगा, सौरभ कुमंत, चलिए आप सबके नाम पढ़ने में समय ज्यादा लगेगा। आप सबको मैं देख रहा हूं, आप सबके नाम मेरे सामने हैं। आप सबका बहुत बहुत आभार। एंजाइम्स थ्योरी पर अगर आप मेरी बात को समझ सके हो तो स्वर्गीय रमाशंकर जी की आत्मा आप सबको आशीर्वाद दे रही है और ये मान के आप चलें कि डॉक्टर रमाशंकर जी की आत्मा इलेक्ट्रोहोम्योपैथी की मान्यता के लिए अभी भी तड़प रही है और मैं एक अनवरत, एक न हारने वाला प्रयास कर रहा हूं कि मैं अधिक से अधिक पहले प्रैक्टिशनर्स पैदा कर दूं अपने इस देश में और ये प्रैक्टिशनर्स इलेक्ट्रोहोम्योपैथी के सही फार्मूलों को लेकर के सरकार के सामने अपने मरीजों का रजिस्टर खोल सकें कि इलेक्ट्रोहोम्योपैथी में एंजाइम्स थ्योरी ये है और एंजाइम्स थ्योरी के आधार पर दवाओं के बनाने का तरीका ये है और एंजाइम्स थ्योरी के आधार पर हम रोगियों को अपने ठीक कर रहे हैं, उसका रिकॉर्ड ये है। और ये बात तभी संभव है जब आप में से बहुत से प्रैक्टिशनर्स स्वयं प्रैक्टिस करते हुए नजर आएंगे। आप में से कई साथियों ने, जो नए साथी हैं, उन्होंने लिखा है कि आप पिछले 5 लेसन से रोगों पर कोई चर्चा नहीं कर रहे हैं। तो जैसा कि मैं आज आपसे क्लास नंबर 97 पर बात कर रहा हूं और मेरे 3 शेष हैं, मैं अपने शतक को लगाने जा रहा हूं। मैं अभी 3 दिन यानी 3 क्लास अभी मैं रमाशंकर जी के आर्टिकल्स पर चर्चा कर रहा हूं और जब मैं शतक लगा लूंगा तो फिर मैं आपसे रोगों पर चर्चा करूंगा। और मैंने आपसे वादा भी किया है कि मेरा पहला रोग जो 101 क्लास होगा वो गॉल ब्लैडर स्टोन पर या किडनी स्टोन पर, दोनों पर मैं चर्चा करूंगा। स्टोन पर मैं चर्चा करूंगा, मैं किसी गॉल ब्लैडर या किडनी पर नहीं, बल्कि स्टोन और उसके साथ होने वाली दिक्कतों पर चर्चा करूंगा। तो मुझे क्षमा करें, 3 क्लास मेरे और सुन लें और इसके बाद हम आपसे फिर रोगों पर चर्चा करेंगे प्रैक्टिस ऑफ मेडिसिन में। मैं अभी बिना घड़ी को देखे मैं अपनी किताब लिख रहा था। चूंकि आज मौसम यहाँ का खराब है तो मैंने उसका उपयोग करना शुरू किया। 2 दिन से मौसम इतना खराब है कि मैं अपनी डिस्पेंसरी पर भी नहीं जा पा रहा हूँ, अपने घर पर ही बंधा था, लेकिन फिर भी थोड़ा सा समय निकाल के मैंने अपने रोगियों को दिया और फिर अभी मैं किताब पर था। अचानक मुझे याद आया कि 10 बजने वाला आपके बीच आ गया और जो कुछ मैं पढ़ रहा था वो मैं किताब में लिख भी रहा था। तो आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद, आप सबका नमस्कार, शुभ रात्रि। कल फिर मिलेंगे अपने निश्चित समय पर रात 10 बजे।